नमस्कार छात्रों, छात्रभवनम गुरुकुल परभनी ऑनलाइन टीचिंग में आपका स्वागत है। मैं भवा सर। आज हम कक्षा 6 हिंदी विषय देखेंगे, जिसमें हम पाठ क्रमांक 6 मेरा अहोभाग्य देखने वाले हैं। इस पाठ के लेखक है चंद्रगुप्त विद्यालंकार। बच्चों, हम पाठ के शुरुआत में पाठ का परिचय करते हुए हम लेखक के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी प्राप्त करेंगे, जिसमें लेखक ने जो कुछ अपने जीवन में किताबें लिखी हुई है, रचनाएं लिखी हुई है, उनके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। देखो, उनकी रचना, लेखक का जन्म है 1906 में लेखक का जन्म हुआ। उनकी रचनाएं संदेह, मेरा बचपन, मेरा बचपन, न्याय की रीत, मेरा मास्टर साहेब, चंद्रकला, पगली, 3 दिन, भय का राज्य, देव और मानव आदि उनकी क्या है, रचनाएं हैं। उनका परिचय करते हुए अपने साहित्य एवं पत्रकारिता के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किया है। आपने यानी किसने? लेखक ने अपने जीवन में उन्होंने पत्रकारिता, यानी वो पत्रकार थे और उस क्षेत्र में उन्होंने सबसे अच्छा महत्वपूर्ण योगदान या कार्य किया है। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर जी से हुई भेंट के संबंधी संस्मरण बताया है। आपको रविंद्रनाथ टैगोर मालूम होंगे, लेकिन यह रविंद्रनाथ ठाकुर है जो कला साहित्य एवं हिंदी साहित्य में जग प्रसिद्ध है। तो हम अब पाठ का परिचय होने के बाद पाठ में जो लेखक ने ठाकुर जी से उनका जो वार्तालाप हुआ या ठाकुर जी से उनकी जो भेंट हुई, उस भेंट में विशेषता क्या थी, उस भेंट में उनका उत्साह इतना बड़ा क्यों था, यानी वो ठाकुर जी से मिलना क्यों चाहते थे, इसके बारे में लेखक ने हमें बताने की कोशिश की है। देखो, 1936 फरवरी 1936 में मुझे शांति निकेतन जाना था, जहाँ कौन ठहरे थे? रविंद्रनाथ जी ठाकुर रहते थे। वहाँ एक साहित्य कार्यक्रम होने वाला था। मैं बहुत ही उल्लासित था, क्योंकि उस कार्यक्रम की अध्यक्षता स्वयं गुरुदेव रविंद्रनाथ जी करने वाले थे। देखो, महत्वपूर्ण बात लेखक ने पहले ही बताया कि इस प्रस्तुत पाठ में लेखक अपने जीवन में जो उनका ठाकुर जी से भेंट हुई थी, उस भेंट के बारे में वह यहाँ पर संस्मरण उन्होंने बताने की कोशिश की है, और उनका उसमें जो उल्लास था, जो आनंद था, वह यहाँ पर बताने की कोशिश की गई है। तो 1936 में जब फरवरी में शांति निकेतन में एक साहित्य कार्यक्रम होने वाला था, तो उस कार्यक्रम में जाने के लिए वह बहुत ही उल्लासित थे। उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह थी उस कार्यक्रम के अध्यक्षता जो इंसान थे, वो इंसान खुद रविंद्रनाथ जी ठाकुर थे। निश्चित दिन कोलकाता में हम बहुत सारे लोग शांति निकेतन के लिए रवाना हुए। देखो,
निश्चित दिन यानी उस दिन जिस दिन कार्यक्रम साहित्य कार्यक्रम होने वाला था, उस दिन बहुत से लोग वहाँ से कोलकाता के लिए रवाना हो चुके थे। लगभग 1 दर्जन हिंदी वालों का यह दल शांति निकेतन के सुंदर अतिथि भवन में ठहराया गया। 1 दर्जन यानी 12 लोग, लगभग 1 दर्जन यानी 12 लोग कम से कम वहाँ पर ठहराए गए थे। कहाँ? शांति निकेतन के अतिथि भवन में, जिसे हम तो लेखक उस अतिथि गृह का भी यहाँ पर उल्लेख करते हुए बताते हैं। तो क्या बताते? देखो, यह अतिथि भवन अशोक वृक्ष के संघन उपवन के बीचों बीच बनाया गया था। अशोक वृक्ष जो बड़े बड़े होते हैं, उन अशोक वृक्षों के चारों, उस भवन के चारों ओर बड़े बड़े अशोक वृक्ष थे जो उसको सुशोभित कर रहे थे। बहुत ही सुंदर, बड़ी और अच्छी इमारत थी। वह इमारत कैसी थी? बहुत बड़ी, अच्छी और सुंदर दिखने में भी थी। जैसे सोचा था वैसा ही पाया। यानी लेखक वहाँ आने से पहले वहाँ सोच रहे थे ऐसा होगा वैसा होगा, वहाँ की इमारतें या वहाँ का रहन सहन, वहाँ रहने के लिए कैसी जगह होगी, ये सब जो लेखक अपने विचार में, उनकी सोच में था, उसी तरह लेखक ने वहाँ जाकर पाया। ऊपर की मंजिल के एक कमरे में हमें ठहराया गया। कमरे के बाहर एक विस्तृत बरामदा था। बरामदे में खड़े होकर अगर बाहर देखा जाए तो सामने ही संगन बकुल वृक्ष दिखाई देते थे। देखो, उन्हें उस अतिथि गृह के एक ऊपर के कमरे में ठहराया गया। किसे? लेखक को। लेखक कौन है? चंद्रगुप्त विद्यालंकार जी को वहाँ पर ठहराया गया। और उस कमरे के बरामदे में, जिसे हम बालकनी भी कहते हैं, उस बरामदे में उन्हें ठहराया। वह बरामदे में जाकर देखते हैं तो वहाँ से उन्हें बहुत ही सुंदर अच्छा दृश्य दिखाई देता है, जो कि संगन यानी बहुत सारे बकुल वृक्ष वहाँ से दिखाई देते थे। दूसरे दिन प्रातःकाल ही हमें बताया कि गुरुदेव का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, अंततः कार्यक्रम की बैठक में वे नहीं आ पाएंगे। मैं बहुत निराश हो गया। तथापि हमें जब यह मालूम पड़ा कि उनके डॉक्टर ने हम लोगों को केवल 15 मिनटों का समय दिया है, जिसमें गुरुदेव के दर्शन तथा उनके साथ संक्षिप्त वार्तालाप भी हो सकता है, तब हमारी खुशी का ठिकाना न रहा। हम बेसब्री से उस क्षण का इंतज़ार कर रहे थे। देखो, दूसरे दिन सुबह जब सब नींद से जागे, उठकर नहा धोकर सब तैयार हो गए, तभी उन्हें एक खबर आई कि गुरुदेव जी की तबीयत कुछ खराब है, उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, अंततः कार्यक्रम में वह नहीं आ पाएंगे। यानी आखिर में वह उस कार्यक्रम में आ भी नहीं पाएंगे, ऐसा वहाँ पर समाचार पहुँच चुका था। तब लेखक बहुत निराश हो गए, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी, लेखक को उल्लास किस बात का था? तो उन्हें उल्लास था गुरुदेव से मिलने का, गुरुदेव से वार्तालाप करने का, गुरुदेव से ज्ञान प्राप्त करने का, उनका आशीर्वाद लेने का उनका महत्वपूर्ण हेतु था। तब मैं बहुत निराश हो गया। तथापि हमें जब मालूम पड़ा कि डॉक्टर ने हम लोगों को केवल 15 मिनटों का समय दिया है, तब ये भी उनको पता चला कि डॉक्टर ने 15 मिनट का वक्त दिया है, जिसके लिए हम हम ठाकुर जी से मिल सकते हैं और उनसे कुछ वार्तालाप भी कर सकते हैं, उनके आशीर्वाद, उनके दर्शन भी ले सकते हैं। तब लेखक कहते, इतना मालूम होने के बाद हमारे खुशी का ठिकाना न रहा। यानी हम बहुत खुश हो गए, अत्यधिक खुश हो गए। ये आपको वाक्य में प्रयोग करो, ऐसा सवाल आ सकता है जिसमें खुशी का ठिकाना न रहना, यह आपको शब्द आएगा या वाक्य आएगा। वाक्य जब ये शब्द का वाक्य में जब प्रयोग करोगे, तब आपको यह लिखते हुए कहना है कि जब लेखक को पता चला कि
डॉक्टर रविंद्रनाथ ठाकुर जी से उनकी मुलाकात हो सकती है, तब उनके खुशी का ठिकाना न रहा, ऐसा आप वाक्य में प्रयोग कर सकते हो। उसका अर्थ खुशी का ठिकाना न रहना, इसका अर्थ क्या होता है? अत्यधिक खुश होना, बहुत खुश होना। तो वहाँ से आगे जब लेखक को इतना मालूम हो गया तो वह बेसब्री से उस वक्त का इंतज़ार कर रहे थे। किस वक्त का? कि उनका ठाकुर जी से कब वार्तालाप होगी, ठाकुर जी से वह कब मिल पाएंगे, इस बात का वह इंतज़ार कर रहे थे। मध्याह्न के बाद गुरुदेव की भेंट हुई, यानी दोपहर के बाद गुरुदेव की भेंट हुई। करीब 4 बजे होंगे। कितने बजे होंगे? करीब 4 बजे होंगे। गुरुदेव की धारणा थी कि कुछ 2-3 आदमी ही होंगे। गुरुदेव की धारणा क्या थी? कुछ 2-3 आदमी ही होंगे। पर जब उन्होंने हम 14 जनों को देखा तो मजाक में उन्होंने कहा, अब मेरी क्षमता दरबार लगाने की नहीं रही। यानी सबका कार्यक्रम सुनकर वहाँ पर बैठने की उनकी क्षमता नहीं रही, ऐसा ठाकुर जी उन लेखक से और उनके साथ आए हुए बाकी 13 लोगों से वह कहते हैं। तो उस लेखक पहली बात तो यह थी कि ठाकुर जी सोचते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 लोग साहित्य कार्यक्रम के लिए आए होंगे, लेकिन यहाँ देखा तो उन्होंने सबसे पहले यह कहा कि मेरी अब यह क्षमता नहीं है कि मैं क्या कर सकूँ, दरबार लगा सकूँ, ऐसी मेरी क्षमता अब नहीं रही। इस मकान में जगह भी कम है। फिर हम सबको गुरुदेव से परिचय करवाया गया। बाद में वार्तालाप शुरू हो गया। देखो, ये सब कहने के बाद, मजाक मस्ती होने के बाद गुरुदेव से उनका परिचय किया जाता है कि ये कौन है। उनके साथ आए वाले सभी लोगों का गुरुदेव से परिचय किया जाता है और बाद में उनकी बातें शुरू होती। चर्चा के दौरान गुरुदेव ने कहा, अब से 50 बरस पहले जब मैंने कहानियाँ लिखना शुरू किया था तो इस क्षेत्र में एक आधा ही आदमी था। मेरी प्रारंभिक कहानियों में ग्रामीण जीवन में संसर्ग का ही वर्णन है। उसके पहले इस तरह की कोई चीज़ बांग्ला भाषा में नहीं थी। मेरी कहानियों में ग्रामीण जनता की मनोवृत्ति के दर्शन होते हैं। उन कहानियों में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो संसार के किसी भी देश के आदमी को भा सकती है, क्योंकि मनुष्य स्वभाव तो दुनिया में हर जगह एक सा ही है। देखो, जब गुरुदेव से चर्चा होने लगी तब गुरुदेव कहते कि जब मैं 50 साल पहले कहानियाँ शुरू कर रहा था लिखने के लिए, तब और अब में ये अंतर है। मैं यह कहते हो कि जब मैं प्रारंभ कर रहा था, कुछ कहानियाँ लिख रहा था, तो मैं ज़्यादातर कहानियाँ कहाँ लिखता था? ग्रामीण क्षेत्रों पर ही लिखता था। ग्रामीण भागों पर ही जो लोग हैं उन पर ही कहानियाँ लिखता था। और जब मैं कहानियाँ लिखता था तो मेरे अलावा एक आधा ही आदमी था जो कहानियाँ लिखता था, और वो भी बांग्ला भाषा में, तो ऐसा हो ही नहीं रहा था। तो मेरी कहानियों में प्रथम ग्रामीण जनता, उनकी कहानियाँ, उनकी मनोवृत्ति, उनके रहन सहन, उनके बारे में मैं ज़्यादा कहानियाँ लिखता हूँ। फिर ऐसा वो कहते हैं संसार में किसी ऐसा एक आधा देश भी नहीं होगा जिससे मेरे कहानी से कोई किसी को ऐतराज़ हो, क्योंकि मनुष्य स्वभाव हर एक जगह पर एक सी ही होते हैं। ऐसा गुरुदेव जी हमें उन लेखक से ये बात बताते हैं, या उनके साथ आए हुए लोगों को ये बात बताते हैं। गुरुदेव कुछ समय के लिए रुके, तभी अपने आप मेरे मुंह से निकल पड़ा, गुरुदेव आपके मन में काबुली वाला इस कहानी का विचार कैसे आया? यह लोकप्रिय कहानी देश के सभी भाषाओं के सभी बच्चों को बहुत प्यारी लगती है। देखो, गुरुदेव से जब बात कर रहे थे, गुरुदेव कुछ देर के लिए थोड़े से शांत हो गए। तभी लेखक के मुंह से अपने आप यह शब्द निकल आया कि अपने काबुली वाला यह कहानी
जो लिखी है वह लिखने का विचार आपके मन में कैसे आया। यह कहानी पूरे देश में सभी भाषाओं में क्या है उपलब्ध है, जिसमें सभी बच्चों को वह कहानी क्या होती है प्यारी लगती है। तब गुरुदेव आगे क्या बोलते हैं, देखो गुरुदेव बोले वह कहानी कल्पना की सृष्टि है, वह कहानी किसी वास्तविक या किसी अनुभव की कहानी नहीं है। वह कहानी कौन सी है, वह कहानी है एक कल्पना की। लेखक को यह बात गुरुदेव जी बताते हैं कि मैंने कोई ये सच्ची कहानी नहीं लिखी, ये मेरी कल्पना से बनी हुई कहानी है। देखो तब कहते हैं एक काबुली वाला था, वह हमारे यहाँ आता था और अब सब उससे बहुत परिचित हो गए थे। मैंने सोचा उसकी भी एक छोटी लड़की होगी और जिसकी वह याद किया करता था। देखो हमारे यहाँ एक काबुली वाला था और वह हमारे यहाँ आता था और हम सब उससे बहुत परिचित थी, यानी उनके परिचय का वो काबुली वाला था। और लेखक कहते हैं कि मैंने सोचा उसकी एक आधी लड़की होगी और वो उसकी बहुत याद करता होगा। इसी तरह वार्तालाप होता रहा। हम सबके लिए यह एक मानसिक खाद्य था, यानी जैसे हम खाना खाते हैं इसी प्रकार दिमाग के लिए वो एक चारा था, यानी खाद्य था। ऐसा लेखक हमें बताते। आश्चर्य की बात यह थी कि 15 मिनट के बजाय 40 मिनट हो चुके थे। अब गुरुदेव उठे चल पड़े। जाते जाते उन्होंने कहा, अब मैं ऐसे किसी वार्तालाप के लिए कम समय देता हूँ, तब मेरी वह बात सचमुच ठीक न मानिएगा, क्योंकि मुझे स्वयं लोगों से बातचीत करने में आनंद आता है। मतलब क्या है, लेखक से गुरुदेव कहते हैं या उनके साथ आने वाले लोगों से कहते हैं कि ऐसे ही मत सोचो, मैं जो इसी तरह वार्तालाप करता रहा तो जो मैंने वार्तालाप की है उस वार्तालाप में आप लोगों को जो मैंने समय दिया था, यानी आपको जो समय मालूम हुआ था कि भाई 15 मिनट हम क्या कर सकते हैं, गुरुदेव से बात कर सकते हैं, लेकिन मैं इसी तरह 15 मिनट के लिए बात नहीं करता। वो कहते हैं कि मुझे स्वयं लोगों से बातचीत करने में आनंद आता है, इसलिए सचमुच ठीक न मानिए। क्योंकि क्या सचमुच ठीक न मानिए, जब मैं ऐसे ही किसी समय के लिए कम समय देता हूँ, किसी बात के लिए किसी चीज़ के लिए मैं कम समय देता हूँ, तो वह बात सचमुच ठीक न मानिएगा, क्योंकि मैं लोगों से बात करना मुझे भी पसंद है, मैं भी लोगों से बात करना चाहता हूँ, मुझे भी लोगों से बात करने में आनंद आता है। ऐसा गुरुदेव जी किसे कहते हैं, लेखक से कहते हैं। तो आगे क्या होता है, देखो हम सब ने गुरुदेव को धन्यवाद किया और विदा ली, यानी गुरुदेव से हमने भी नमस्कार किया और वहाँ से हम निकल पड़े। मैं अतिथि गृह के मेरे कमरे में वापस आया। गुरुदेव के साथ हुए वार्तालाप में मुझे यह असाधारण उल्लास की अनुभूति हो रही थी, पर जब मुझे पता चला कि जिस कमरे में मुझे ठहराया था उसी कमरे में गुरुदेव काफ़ी समय तक रह चुके थे, तब तो मेरी खुशियों का ठिकाना न रहा। देखो हम सब ने गुरुदेव से धन्यवाद किया, यानी उनका शुक्रिया अदा किया और वहाँ से विदा ली और अतिथि गृह में चले गए। और गुरुदेव के साथ हुए वार्तालाप से मुझे असाधारण उल्लास की अनुभूति होने लगी, यानी गुरुदेव से वो और भी बातें करना चाहते थे, उन्हें उतना अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन उन्हें यह मालूम हुआ कि जिस कमरे में मुझे ठहराया गया है, जहाँ पर मैं खड़ा हूँ, जिस कमरे में मैं रह रहा हूँ, उस कमरे में खुद गुरुदेव जी स्वयं वहाँ पर रह चुके हैं। तब मेरे खुशी का ठिकाना न रहा। जब गुरुदेव से यानी ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पर गुरुदेव ने अपनी कहानियाँ, अपना समय
उसी कमरे में बिताया हुआ था जिस कमरे में लेखक रह रहे थे। ओहो, मुझे तो यह भी बताया गया है कि गुरुदेव ने गीतांजलि का अधिकांश भाग इसी कमरे के बरामदे में बैठकर लिखा था। सचमुच भाव विभोर हो उठा। क्या यह सच है? मेरा अहोभाग्य था कि मैं उसी कमरे में ठहरा था जिसमें नोबेल पुरस्कार प्राप्त गीतांजलि रची गई थी। देखो, जब लेखक यह उनके बाद पता चलती है कि जहाँ पर लेखक अभी खड़े हुए हैं, जहाँ पर लेखक रह रहे, उसी कमरे में गुरुदेव जी रहते थे। और यह महत्वपूर्ण बात थी कि गीतांजलि जैसा अधिकांश भाग लेखक ने कहाँ पर लिखा था? उसी कमरे के बरामदे में बैठकर लिखा हुआ था। तो सचमुच मैं भाव विभोर हो उठा, यानी मैं ज़्यादातर उसी बात से मुझे अधिक खुशी होने लगी और मेरा मन भर आया। तो वह कहते, क्या यह सच है? क्या मैं सच में गुरुदेव से मिला, सच में उसी कमरे में रह रहा हूँ? ऐसा वह सोचने लगते हैं। मेरा अहोभाग्य था कि मैं उसी कमरे में ठहरा था। मेरा अहोभाग्य था, यानी मेरा नसीब था कि मैं उसी कमरे में ठहरा था जिसमें नोबेल पुरस्कार प्राप्त गीतांजलि नाम का ग्रंथ लिखा हुआ था। ऐसा खुद कौन कहते हैं? चंद्रगुप्त विद्यालंकार, यानी अपने लेखक कहते कि मेरा अहोभाग्य है कि मैं उसी कमरे में ठहरा हूँ जिस कमरे में लेखक ठाकुर जी ने नोबेल पुरस्कार प्राप्त गीतांजलि रची थी। तो बच्चों, यहाँ तक हमने इस पाठ को पूरा करने के बाद हम अब तक 6 पाठ देख चुके हैं, लेकिन हमारा पीछे का जो जोखर है, ये पाठ हम अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।